हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस टू, जो आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब 2024-25 के सेशन में जो आपका एग्जाम हुआ था, आज की वीडियो में हम उसे कवर अप करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, और तो और एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है 218100-2001। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आपके सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस टू। ठीक है, ये कोर्स जो है या ये जो सब्जेक्ट है ये आपका देखने को मिलता है एईसी, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल हो जाती है। पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क का जो पेपर है वो है 50 नंबर का। पार्ट ए आपका 30 नंबर का है, पार्ट बी आपका 20 नंबर का है, 50 नंबर का हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कॉलेज। ठीक है, ये रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद आपका आता है एसओएल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फॉर स्टूडेंट फ्रॉम एसओएल, उनके लिए 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी आपका 20 नंबर का और पार्ट सी आपका 20 नंबर का। ठीक है, वैसे आपका ये 70 नंबर का बनता है, आप देख सकते हैं 70 नंबर का बनता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर रेगुलर स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए और बी में। ठीक है, 30 और 50 नंबर में। और अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। 3 क्वेश्चन अगर आप रेगुलर के हैं तो 3 क्वेश्चन पार्ट ए में से और 2 क्वेश्चन पार्ट बी में से आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एसओएल स्टूडेंट। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ए बी सी में आपका पार्ट चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी और एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी। 3-2-2 के सेक्शन में जो है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्ट ए इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, मतलब पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके लिए कंपलसरी है, आप चाहे रेगुलर हो चाहे एसओएल हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की। तो इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको अपना पूरा पेपर लिखना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ पे जो पीडीएफ है वो स्कैन करी गई है। ठीक है, कॉलेज की तरफ से जो अवेलेबल कराई गई है ये स्कैन पीडीएफ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा देखने को मिल रहा है। बट क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप बात मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक एक नंबर के 5 आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। यूआईसीएन, एमओई, एफसीसी, एनजीटी, यूनिसेफ और ईपीए। ये 5 टॉपिक है, 5 के 5 की आपको जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वो आपको फुल फॉर्म जो होती है वो आपको लिख के यहाँ पे दिखानी है। ये हो जाता है आपका पहला जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो फुल फॉर्म है ना इनकी, इनको तो पढ़ के जाना ही है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, ए और बी दोनों देखने को मिलते हैं। तो बी में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान या रिक्त स्थान भरने हैं। तो एक एक नंबर के 5 आपको खाली स्थान दिए गए हैं, वो आपको भरनी है। ओजोन लेयर इन डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेटेड होता है, ठीक है, सेलिब्रेट करा जाता है, उसकी डेट आपको यहाँ पे बतानी है। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। भारत में बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट है वो कितने हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिनी बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ डैश कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। और लास्ट आता है आपका डैश इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया दैट इंडिया शुड रिले है। ठीक है, मतलब इतनी परसेंटेज जो एरिया है भारत के पास फॉरेस्ट का वो है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कितना परसेंटेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलता है कि भाई ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है डैश। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है जो कि हमें यूवी किरणों से बचाती है वो आपको बता रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट है उनकी संख्या कितनी है। जिन बैंक जो है डैश संरक्षण जो राजनीति थी, रणनीति, उसका एक उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन आता है कि डैश वन क्षेत्र की अनुमति अनुमानित प्रतिशत है जो वास्तव में भारत के पास होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप चालू हो जाते हैं। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट
ऑन दी फॉलोइंग एनी 4। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में से आपको 4 टॉपिक के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखना होगा। हर एक टॉपिक आपका 2.5 नंबर का होगा और 2.5 नंबर के 4 टॉपिक आपको लिखने हैं। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कवर हो जाएगा। टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में टॉपिक लिखे गए हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो लुप्त प्राय प्रजाति, कार्बन पदचिन्ह, अम्लीय वर्षा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पवित्र उपवन। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। 5 में से कोई भी जो 4 टॉपिक है, सॉरी 3 नहीं 4 टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो लिखना है। शॉर्ट नोट जो होते हैं वो आपको बनानी है, संक्षिप्त टिप्पणी में जो टिप्पणी होती है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आंसर द फॉलोइंग एनी 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में से मतलब जितने क्वेश्चन है तकरीबन 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से कोई 2 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ए वाला हो जाता है, ये आपका बी वाला हो जाता है, ये आपका सी वाला हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो आपके काम में आपसे पूछा गया है, ए में पूछा गया है, भारतीय संदर्भ में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है भाई, भारत को अगर हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका खेती जो कृषि है भारत में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला देखें, बी में आपसे पूछा गया कि जैव विविधता के विभिन्न स्तरों और उनकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जैव विविधता के जो विभिन्न स्तर है उनकी और उनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उनकी, ये आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। और आपका लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, सेव करने के लिए जो अलग-अलग प्रकार की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ठीक है, संस्कृति से जुड़ी हुई जो प्रथाएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है, उनकी भूमिका बतानी है। वो प्रथाएं किस प्रकार से हेल्प करती हैं पर्यावरण को बचाने में। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि आपका सीधा-सीधा 10 नंबर का है, मतलब ये थ्योरी बेस्ड एक पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत में हुए प्रमुख पर्यावरण आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत में जो भी पर्यावरण आंदोलन हुए थे प्रमुख तौर पर मतलब मेन लेवल पर हुए थे, ठीक है, वो आपको बताने हैं। साथ ही पर्यावरण आंदोलन से जुड़े आर्थिक और पहचान संबंधी मुद्दों पर भी आपको बात करनी है। आर्थिक रूप से, ठीक है, और पहचान संबंधित मुद्दों जो है उनकी आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, उनके बारे में बात करनी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट बी आपका आता है, यहाँ पे 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न देशों की जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। यहाँ पे अलग अलग देश की जल के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो है, अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में पढ़ के, तो डेटा ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेशन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। हाइड्रो पावर जो होती है पानी का यूज करके जो पावर को बनाया जाता है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का डेटा दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? ए, प्रिपेयर अ पाइप चार्ट ऑफ अ गिवन डेटा शोइंग परसेंटेज हाइड्रो पावर एनर्जी ऑफ अ गिवन डिफरेंट कंट्री। अब आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है। चार्ट कौन सा? ये वाला चार्ट बनाना है जिसमें आप बार चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये बताएंगे कि भाई कौन सी जो कंट्री है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ट में जो पावर है वो दिखानी है। ठीक है, तो क्या बनाना है? प्रिपेयर अ पाई चार्ट, सॉरी ये पाई चार्ट बनेगा, पाई चार्ट ये वाला चार्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पाई में परसेंटेज रखते हैं कि भाई ये इसका 40% है, इसका 30% है, इसका 5% है, ये वाला आपका चार्ट बनेगा। सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो है 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा पाई चार्ट वाला। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई लिखा हुआ है ना कि पाई। ठीक है, पाई चार्ट लिखा है तो आपको ये वाला चार्ट बताना है कि भाई 60% जो है कनाडा का है, 50% जो है भाई अमेरिका का है, इस हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है बी में कि व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ renewables resources such as hydropower plants of energy generation would impact the carbon footprint of a country। अब समझिए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि जब भी भाई हम कार्बन की छाप पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे कि भाई हम लोग गाड़ियों का यूज कर रहे हैं जिससे कार्बन निकल रही है, या फिर हम कोई और प्रकार की चीज यूज कर रहे हैं जिससे कार्बन निकल रही है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब कि ऐसा तरीका जिससे कि हम पावर बना सकें बार बार, ठीक है, और अनंत काल तक ऐसा कुछ हम बना सकें, तो वो आती है रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल सोर्स सच एज हाइड्रो पावर, जब हम समुद्र की लहरों से या पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें जब उससे बिजली बनती है तो वो चीजें किस प्रकार कार्बन फुटप्रिंट को कंट्री पर इंपैक्ट करती है। अब समझ लीजिए, नॉर्मल सी बात है, इतना समझ लीजिए कि देखिए जब हम पानी से बिजली बनाते हैं ना तो उसका कोई फुटप्रिंट नहीं छूटता।
ठीक, कार्बन फुटप्रिंट नहीं छूटता है, जिससे क्या होगा कि हम इन फ्यूचर कार्बन जो निकल रही है वाहनों से, या जब भी हम कोई बिजली बनाते हैं तो उससे जब कार्बन निकलती है, ठीक है, तो वो चीज हम कम कर पाएंगे, जिससे हमारा जो देश है या दुनिया है वो अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो 3 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर आगे बात करें सी वाला पार्ट, कैटेगराइज द गिवन डेटा into two categories, developed and developing countries, and comment upon a resulting trend of hydro energy generation। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर चार्ट मैंने आपको दिखाया था उस चार्ट के जो देश है उन देशों को 2 भागों में डिवाइडेड करना है। डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देश, और विकासशील देश, इसमें आपको बांटना है और उनके ऊपर बात करनी है, उनके ऊपर कमेंट करना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में बताया गया है आप लोगों के बारे में। ठीक है, आप हिंदी में चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन से रिलेटेड ये। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि स्टडी द गिवन बिलो लाइन ग्राफ शोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री फॉर 140 ईयर्स जो है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई नीचे ना स्टडी द गिवन बिलो, यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं ये चार्ट दिया गया है। ठीक है, इस चार्ट को स्टडी कर रहा है और इसमें जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि भाई पिछले 140 सालों में, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 140 वर्षों के लिए किस देश की जनसंख्या वृद्धि का दर्शन किए गए जो नीचे ग्राफ है उसका अध्ययन आपको करना है। तो ये आपको ग्राफ पढ़ना है कि भाई किस हिसाब से देश की वो बढ़ रही थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द मिड पॉइंट, ये एक टाइम बताया गया इस टाइम के दौरान, मतलब 1930 से 1940 के, ऑफ अ पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ को कि कितनी तेजी से बढ़ रही थी। अगला बी वाले पार्ट में पूछा गया, व्हाट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिनोटिंग फॉर पॉपुलेटिंग ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट होती है वो किस हिसाब से डिनोट करी जा रही है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मतलब सी वाला पार्ट आता है, जो कि 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि comment upon the dip of a population growth that is observed during decades, जो कि है 50 से 80 के बीच में, suggest some possible reason for this। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई कमेंट आपको करना है, डिप जो कि भाई गिरावट आई थी किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में जो गिरावट आई थी उसको ऑब्जर्व किया गया किस टाइम के दौरान, यहाँ पे करा गया 1950 से 1980 के दौरान। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक डिप है, मतलब ये तो यहाँ से तो ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये यहाँ से नीचे गिरने लगा, अब ये यहाँ से ऊपर बढ़ना चालू हुआ है। तो ये जो डिप है, ठीक है, मतलब जो गिरावट है इसको ऑब्जर्व करा, जो कि 50 से 80 का दौरान था, पूरा 50 से 80 के दौरान काफी तेजी से यहाँ से गिरी थी, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 50 पे था, 50 से यहाँ से गिरना चालू हुआ, 80 तक आया और 80 के बाद फिर ये अप मारा है इसने। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे भाई, जो डिप है वो क्यों हुआ, उसके ऊपर आपको पॉसिबल रीजन भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 7वें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, ठीक है, अंडरस्टैंड बाय वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज दैट समराइज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि रिवेरेन होते हैं, विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ भाई जो वैल्यूज है, मूल्य जो होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मूल्य है आपको ये यहाँ पे बताना है और उनको कैटेगराइज भी करना है। ठीक है, जिसमें आप कैटेगराइज करेंगे भाई फॉरेस्ट को, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि फॉरेस्ट कहलाता है, मतलब जंगल, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि रिवरन कहलाता है, जो कि नदी के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इनके बीच में आपको बताना भी है, इनको एक्सप्लेन करना है और सूटेबल एग्जांपल भी देना है। क्या है कि जैव विविधता के महत्व से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्थलीय पारितंत्र जो कि वन होते हैं और जलीय पारितंत्र जो कि नदी होती है कि जैव विविधता के मूल्य को सापेक्ष रूप से आपको क्या करना, प्रस्तुत करना है। ये हो जाता है आपका पार्ट बी खत्म। पार्ट सी की तरफ आते हैं, तीसरा और लास्ट पार्ट है आपका, यानी यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उससे आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कैटेगरीज व्हाइल गिविंग सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच कैटेगरी। अब आपको यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उस लिस्ट में वो आपको यहाँ पे बतानी है और उनके एग्जांपल भी देने हैं। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। IUCN रेड लिस्ट से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त उदाहरण देते हुए इसकी विभिन्न श्रेणियों की जो है व्याख्या आपको करनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। डिस्कस वेरियस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री। अब देखिए 10 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले आपको भाई ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, किसी देश की जो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलू है
उन पर ग्लोबल वार्मिंग के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी आपको यहाँ पे बात करनी है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की नजर से, ये पर्यावरण के रूप से क्या ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट होते हैं उन चीजों पर, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, आप ये पढ़ सकते हैं। हिंदी में बात करें, बताओ कि किसी विकास परियोजना के कारण किया गया पुनर्वास और पुनर्वास किसी क्षेत्र के मानव बसाए बस्तियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और उपयुक्त प्रबंधन प्रदान करने के लिए कुछ संभावित जो समाधान होते हैं वो भी आपको यहाँ पे सुझाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको संभावित समाधान भी बताने हैं। ठीक है, और जो विकास परियोजना के कारण किया गया जो पुनर्वास होता है, ऐसा होता है ना कि भाई लोग रह रहे हैं, बस्तियां बसी हुई है, वहां पे हमने भाई डेवलपमेंट का काम चालू करा, हमने बस्तियां खाली करा दी। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जो पुनर्वास के कारण जो पुनर्वास है, मतलब विकास के कारण जो पुनर्वास है, और पुनर्वास किसी क्षेत्र की मानव बस्तियों को कैसे प्रभावित करता है। भाई अब जब लोगों को हटाया जाता है उनके क्षेत्र से, तो वो किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और इसको रोकने के कुछ आप कह सकते हैं कि भाई जो प्रबंधन की चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपका ईवीएस का जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप यहाँ पे वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ इस सब्जेक्ट की आंसर वीडियो भी हम जल्द ही लेके आएंगे हमारे चैनल पर, आपको एग्जाम से पहले मतलब आज ही देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम से रिलेटेड चीजों के बारे में, आंसर किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।